देखो बेटा, आज अपन बात करेंगे फिज़िक्स के चैप्टर 4 की, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मोशन। मोशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में भी 10th में भी। तो अपन कई तरह की मोशन की यहाँ स्टडी करेंगे, वेक्टर्स की करेंगे, स्केलर्स की करेंगे। तो काफ़ी हार्ड चैप्टर है, आप ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं मोशन से लेकर। मोशन इन अ प्लेन इज कॉल्ड एज मोशन इन 2 डायमेंशन। देखो, कोई भी प्लेन होता है ना, प्लेन में एक्स और वाई 2 ही एक्सिस होते हैं, उनमें अगर कोई मोशन हो रही है तो 2D मोशन है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन आगे पढ़ोगे, सर्कुलर मोशन। फॉर द एनालिसिस ऑफ सच मोशन इन अवर प्रेजेंस विल बी मेड एन ओरिजिन एंड 2 कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। इसमें ओरिजिन होता है, जैसे ग्राफ होता है, जैसे ओरिजिन होता है, और एक्स एंड वाई होता है इसमें एक्सिस। ठीक है, वो प्लेन में मोशन होती है। कैसे? देखो, जैसे ये एक्स और वाई का प्लेन है, ये प्लेन में अगर कोई मोशन होती है तो उसका लेंथ भी बढ़ेगा, ब्रेथ भी बढ़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ेगा, वाई भी बढ़ेगा, तो वो 2D मोशन हो गई। ऐसी मोशन को 2D मोशन कहते हैं। देखो, आगे बढ़ते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ की तरफ। स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको कम्प्लीटली स्पेसिफाइड किया जाता है बाय मैग्नीट्यूड। उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, साइज़ होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे अपन बोलें मेरी लेंथ है 5 मीटर, मेरा वज़न है 50 kg, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 50 मीटर क्यूब, तो ये इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं उसके। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे वेलोसिटी मैं बोलूँ 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, ठीक है, इनमें डायरेक्शन है। एक्सेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वेस्ट, जो भी है ना, तो ये इसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, और ये नॉर्मल अलजेब्रा का जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए तो वेक्टर चेंज हो जाता है। और इसको एक बोल्ड फेस लेटर के साथ और उसके ऊपर एरो के साथ अपन शो करते हैं। ठीक है, देखो, जैसे मैंने बताया स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और इसको बोल्ड लेटर के साथ ऊपर एरो लगा देते हैं। ऐसे वेक्टर को शो करते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है। देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर तो ये है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, इसका एंड यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 1। यूनिट मतलब 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। ठीक है, एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका एरो होता है, और ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए ही होता है। यूनिट वेक्टर को हम किसी भी लेटर के ऊपर जिससे वेक्टर दिखाते हैं उसके ऊपर कैप लगा के शो करते हैं। जैसे ए वेक्टर है तो इसको ए कैप से शो करेंगे अगर वो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो अपन ए कैप का फॉर्मूला अपने पास होता है ए वेक्टर कोई भी और उसका मॉड्यूलस। मॉड्यूलस अगर निकल के आ जाए बाहर तो ए वेक्टर अपॉन ए, तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या हुई, ए इंटू ए कैप। ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ठीक है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जिसको ए कैप से शो करते हैं, बी कैप से शो करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इसका फॉर्मूला ये होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब कई तरह के वेक्टर्स हैं, जैसे इक्वल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो बनाए अपन ने, दोनों का मॉड्यूलस इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वो और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो इक्वल वेक्टर्स हैं। जीरो वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी हो, वो जीरो है, नल वेक्टर कहते हैं उसको, कुछ भी नहीं है। निगेटिव वेक्टर, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है मगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो नेगेटिव ऑफ ए हो जाएगा वो। जैसे ए वेक्टर ये है, उल्टा आ गया तो बी वेक्टर है ये, मगर इसका मैग्नीट्यूड ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव में हो गया ये, मतलब डायरेक्शन अपोजिट, तो ए कॉल्ड बी द नेगेटिव ऑफ ए। ठीक है, बात करें पैरेलल वेक्टर्स की, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं, ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन सेम है मगर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है या नहीं है, वो कुछ नहीं है, बराबर नहीं है वो, बस वो पैरेलल हैं। समझ गए, डायरेक्शन अपोजिट है तो वो एंटी पैरेलल हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं है, बस वो पैरेलल हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो वो एंटी पैरेलल होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर कोई भी कोप्लेनर कैसे होते हैं, जब वो सेम प्लेन में हो, जैसे अपन ने देखा था ना प्लेन एक्स वाई, वो सेम प्लेन में हो और वो पैरेलल हो एक दूसरे के, या प्लेन के पैरेलल हो। और अगर वो नहीं है प्लेन के पैरेलल तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। भाई दो वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन में और उस प्लेन के पैरेलल हैं, तो वो प्लेन के पैरेलल तो आपस में भी पैरेलल हो गए, तो वो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है वो पैरेलल प्लेन के तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। देखो, ऐसे अपन दिखाते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो उसको ए कैप से दिखाते हैं। ए कैप यूनिट वेक्टर का फॉर्म होता है ए वेक्टर अपॉन ए मॉड्यूलस। मॉड्यूलस निकल के आ जाए ए वेक्टर अपॉन ए, तो ए जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हुआ, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए।
ठीक है, किसी के भी साथ ए कैप लगाना उसकी डायरेक्शन बताता है। इक्वल वेक्टर, मैंने कहा दोनों वेक्टर इक्वल हैं, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इक्वल वेक्टर हो गए। पैरेलल वेक्टर मैंने कहा कि दो वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है मगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बड़ा है ये, तो ये पैरेलल वेक्टर है। मगर वो अपोजिट हो गए तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये माइनस ए है जिसके बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए है। ठीक है, ये एंटी पैरेलल हैं। कोप्लेनर वेक्टर, ये एक प्लेन है, इसमें ये प्लेन के पैरेलल वेक्टर हैं और आपस में ही पैरेलल हैं, तो वो कोप्लेनर हैं। अगर ऐसा नहीं है, वो पैरेलल नहीं है, तो वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए। देखो बेटा, अब अपन जो लॉ पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कई जगह पे यूज़ होता है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन पैरेललोग्राम के जरिए। इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, अगर दो वेक्टर हैं एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायरेक्शन भी बताई हुई है, दो साइड्स जो पैरेललोग्राम है उनकी तरह से उसकी दो साइड्स डायरेक्शन है। पैरेललोग्राम की साइड्स होती है ना, तो जो बेस होता है और हाइट होती है, तो उस तरीके से उसकी दो वेक्टर्स हैं बनाई गई हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, रिजल्ट जो होगा उनका, वो कम्प्लीटली जो होगा पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग डायगनल जो उसका होगा, डायगनल पे उसका टोटल आएगा, रिजल्टेंट उसका पैरेललोग्राम के डायगनल पे आएगा। कैसे होगा ये अपन डायग्राम से देखते हैं। देखो जैसे बेटा ये पैरेललोग्राम लॉ है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। ठीक है, या एक वेक्टर है, इससे इस पॉइंट से ही दूसरा वेक्टर निकल रहा है, तो इसके सामने तो इक्वल ही होगा क्योंकि पैरेललोग्राम बनाने वाले हैं अपन। तो ये वेक्टर जो है वो ये मान लो, ये ए है, ये बी था, मगर ये बी के बराबर है, तो अपन ने ए ये माना, बी ये माना। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, ये टेढ़ा डायगनल होता है। पैरेललोग्राम का डायगनल जो होता है ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है। ये रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के टोटल के बराबर आएगा। देखो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकलता है, जैसे देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये टेढ़ा वाला होता है। रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, देखो रिजल्टेंट वेक्टर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा दो साइड्स के बीच में एंगल है, डायगनल का नहीं है, दो साइड्स के बीच में एंगल है। ये आपको ए और बी दिया हुआ होगा और ये एंगल भी दिया होगा, तो आपका इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। ठीक है, डायरेक्शन जो होगी आर की, जो एंगल जो होगा ये वाला, ये अपन देखें अल्फ़ा एंगल, जो डायगनल और ए के बीच में जो एंगल होगा ये अल्फ़ा होगा। ये अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू होगी अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 - 1 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। थीटा वो यूज़ होगा जो यहाँ पर था। ठीक है, आपको ये फार्मूला याद रखना है कि पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। ये डायग्राम बना लेना, ये आर है, ये वाला आर वेक्टर है। ठीक है, और अल्फ़ा जो एंगल है वो यहाँ पे है आर और ए के बीच में, वो उसकी जो वैल्यू होगी 10 - 1 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं इससे। जैसे मैं एक बार फिर आपको बता दूं, देखो कि ये पैरेललोग्राम था, इसकी दो साइड्स के बीच में जो एंगल थीटा था वो यहाँ यूज़ होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए ये है, पी ये है। अब जो रिजल्टेंट आया उसका एंगल ए के साथ अल्फ़ा है, उस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 10 - 1 बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। साइन और कॉस की वैल्यू आप टेबल में से मैथ्स की तरह निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो लॉ है वेक्टर्स में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान से सुनने हैं लॉज। ट्राइंगल लॉ, इफ़ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। भाई ट्राइंगल की दो साइड्स में दो वेक्टर दिखाए गए हैं सेम ऑर्डर में, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर जो रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, वो थर्ड साइड के बराबर होगा, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो अपोजिट ऑर्डर कैसे, अभी अपन देखते हैं नीचे। देखो अपन देखें यहीं पे देख लें, ओ पी ए वेक्टर है, पी क्यू बी वेक्टर है, ये ओ पी ए वेक्टर है, पी क्यू बी वेक्टर है, ये सेम लिया और ये अपोजिट डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट आ गया ए बी। ये यूँ जा रहा था, ये यूँ जा रहा था, मगर ये यूँ चला गया। ठीक है, तो ये ए रिजल्टेंट वेक्टर ए बी के टोटल के बराबर होता है। कैसे बताया ये अपन ने, सम ऑफ द रिजल्टेंट ए एंड बी रिप्रेजेंट बाय ओ क्यू। ये ओ क्यू लाइन है, रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट अलग तरीके से निकल रहा था, उसमें कॉस थीटा यूज़ हो रहा था, यहाँ नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ एंगल बताया भी नहीं है, यूज़ भी नहीं हो रहा है। देखो ये ट्राइंगल लॉ है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी का टोटल। इसमें कोई कॉस थीटा वगैरह नहीं है ना। देखो बेटा, यहाँ पर ट्राइंगल लॉ में जो ये अपोजिट ऑर्डर लिखा गया था और ये सेम ऑर्डर लिखा गया था, इसका मतलब आपको समझा दूँ मैं। सेम ऑर्डर क्या होता है, एक की टेल दूसरे का, जैसे ये एक का हेड दूसरे की टेल पे आ रहा है, तो इस तरीके से वेक्टर चलते ना, तो ये सेम ऑर्डर होता। ये एक का हेड से दूसरे का टेल शुरू हो रही है, मगर यहाँ इसकी टेल से रिजल्ट अपोजिट क्या हुआ, यहाँ अगर यूँ जाता ना वेक्टर तो ये सेम ऑर्डर हो जाता, क्योंकि इसकी हेड से इसका टेल शुरू हो जाता। ये एक एरो गया। देखो जैसे यहाँ पे अपन देख लेते हैं ना,
देखो जैसे ये एरो का हेड है, यहाँ से दूसरे की टेल शुरू हुई, यहाँ चले, फिर यहाँ से अगर ये टेल निकलती इसकी और यहाँ हेड आता ना तो ये सेम ऑर्डर होता, मगर अपन ने क्या किया, टेल से टेल निकाली है तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया। तो रिजल्टेंट ट्राइंगल में अपोजिट ऑर्डर में होता है। देखो बेटा, बात करते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ये अपन ने भी पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, उसमें मैग्नीट्यूड पढ़ा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर ट्राइंगल लॉ में आर पढ़ा, रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी का टोटल। वैसे ही यहाँ पे पॉलीगॉन लॉ है। पहले पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं सेम ऑर्डर में होती हैं, मगर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, क्लोजिंग साइड होती है उसकी और अपोजिट ऑर्डर में होती है। क्लोजिंग साइड से मतलब क्या होता है भाई, इसमें पॉलीगॉन में बहुत सारी साइड्स हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से सेम ऑर्डर में लगाई गई हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर उनका क्या होगा, जो क्लोज करता होगा ना उस पॉलीगॉन को, बंद करता होगा, और वो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर लगाएंगे, वो होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अपन कैसे देखेंगे अभी देखते हैं अपन। देखो जैसे ये पॉलीगॉन लॉ है, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर, तो इसको बंद करने के लिए ए प्लस बी का वेक्टर ट्राइंगल लॉ की तरह, और ये अपोजिट ऑर्डर में है। अब देखो ये ए था, ये बी था, तो ए प्लस बी बन चुका है। अभी यहाँ सी लगा दिया तो ये अपोजिट ऑर्डर में, ये तो एक साइड तो इस ट्राइंगल की ए प्लस बी हो गई, एक सी हो गई, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। अभी अपन ने डी लगा दिया तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, टेल से टेल मिला के रिजल्टेंट वेक्टर आता है अपोजिट ऑर्डर में, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये अपोजिट ऑर्डर में हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। यहाँ आप देख सकते हो, जैसे देखो ये अपना जो है ये P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर P प्लस क्यू। ये R वेक्टर आया, अपोजिट ऑर्डर में P प्लस क्यू प्लस R आया। फिर S आया, अपोजिट ऑर्डर में टेल से टेल निकाल के P प्लस क्यू प्लस R। ये T आया तो P प्लस क्यू प्लस R प्लस T प्लस। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है इसका। तो रिजल्टेंट वेक्टर इसका ये हुआ। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या फॉलो करता है वेक्टर। देखो कम्यूटेटिव लॉ, ए प्लस बी को ऐड करें या बी प्लस सी को ऐड करें, दो वेक्टर ऑब्जे करता है कम्यूटेटिव लॉ को। वेक्टर्स है ना, स्केलर की बात नहीं हो रही है। एसोसिएटिव में ए प्लस बी प्लस सी को अंदर कर दिया, ए प्लस बी को अंदर कर दिया, सी बात वही पड़ती है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर अपन लैम्डा को इंटू करें, लैम्डा कोई भी नंबर है, दो वेक्टर है अंदर एडिशन में, उसको इंटू करें या दोनों को अलग अलग इंटू करें, बात वही पड़ेगी। इक्विलिब्रियम वेक्टर की बात करें, इक्विलिब्रियम वेक्टर क्या होता है बेटा, जैसे अभी अपन रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे ट्राइंगल में, ए था बी था और अपन रिजल्टेंट वेक्टर उसके तीसरी साइड से निकाला अपन ने। अब उस रिजल्टेंट वेक्टर को अगर अपन अपोजिट साइड में खींच दें, उल्टा कर दें, तो वो उस रिजल्टेंट को बराबर कर देगा, मगर अपोजिट डायरेक्शन में वो माइनस आर हो जाएगा। कैसे होता है ये, देखो ना, इक्विलिब्रियम वेक्टर इन विच बैलेंसेस टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो निकलता है उसका मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में कर दें तो वो इक्विलिब्रियम वेक्टर होता है, वो उसको बैलेंस करता है। कैसे करता है, देखो जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी निकल रहा था। ठीक है, अब इसको अपोजिट में ले गए माइनस आर, ये डायरेक्शन इसकी यूँ थी, मगर इसको अपोजिट ले गए तो माइनस आर जो है वो इसको बैलेंस कर देगा। वो बोलते हैं ना, तो अपोजिट फोर्सेस बैलेंस हो गए, तो इसका मैग्नीट्यूड माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम वेक्टर है, उसको इक्विलिब्रियम में ले आता है, कांस्टेंट पोजीशन में ले आता है, रोक देता है उसको वहीं पे।